कशात तुम्ही मजेदार सगळे. आज आपण शिकणार आहे आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अवर यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो सबसे पहले देखते हैं कि यार क्या होती है ये आयोनायझेशन एंथैल्पी. कशाला म्हणतात आयोनायझेशन एंथैल्पी. यू ऑल नो व्हेरी वेल. ॲटमच्या सेंटरमध्ये न्यूक्लियस राहतो, न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन राहतो, प्रोटॉनच्या सभोवताली इलेक्ट्रॉन फिरतो आणि या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्यासाठी जी एनर्जी लागते दॅट इज कॉल्ड विच एनर्जी. आयोनायझेशन एनर्जी. बरोबर. कारण ॲटमने इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर त्याच्यावर येतो पॉझिटिव्ह चार्ज आणि तो ॲटम राहत नाही, तो काय बनून जातो आयन. मला माहिती आहे मग एनर्जी का लागते, कशासाठी लागते एनर्जी. कारण आपल्याला माहिती आहे हा जर इलेक्ट्रॉन आपल्याला काढायचा असेल तर या इलेक्ट्रॉनला काढायसाठी काय लागत असते एनर्जी. आता का लागते एनर्जी. कारण या इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह, न्यूक्लियसवर पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन. तो या इलेक्ट्रॉनला कोणी पकडून ठेवला आहे न्यूक्लियस. मग त्याने पकडून ठेवला आहे जसं ह्या पेनला कोणी पकडून ठेवला आहे हाताने. मग याला जर काढतो म्हटलं निघ रे, निघतो का नाही निघत. याला काय द्यायला लागते एनर्जी. तसंच याला पण काढायला याला पण काय द्यावी लागेल एनर्जी. आणि मग जर त्याला आपण काय दिली एनर्जी. हा न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियसवर कोणता चार्ज आहे पॉझिटिव्ह. ही आहे फर्स्ट शेल आणि ही कोणची शेल आहे सेकंड. मग आता फर्स्ट शेल मध्ये के आणि ही दुसरी काय झाली एल. तो याच्यामधून इलेक्ट्रॉन गेला म्हणून जर काय असेल ती जो आउटर मोस्ट शेलचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो जर न्यूक्लियस पासून दूर राहिला तर न्यूक्लियस त्याला कमी अट्रॅक्ट करेल आणि न्यूक्लियसने जर त्याला कमी अट्रॅक्ट केलं तर त्याला काढायसाठी एनर्जी पण कमी लागेल. आणि म्हणून इलेक्ट्रॉनला काढायसाठी एनर्जी कमी केव्हा लागेल जेव्हा तो न्यूक्लियस पासून दूर असेल. म्हणून जर न्यूक्लियस पासून दूर असेल तर त्या ॲटमचा साईज कसा असेल जास्त. म्हणून व्हेन द ॲटॉमिक साईज इज मोर तो आयोनायझेशन एंथैल्पी इज लेस. आणि म्हणून आपण काय म्हणू शकतो आयोनायझेशन एंथैल्पी इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द ॲटॉमिक साईज. ठीक आहे. हा कॉन्सेप्ट आपल्याला नेहमीसाठी लक्षात ठेवायचा आहे. आयोनायझेशन एंथैल्पी इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द ॲटॉमिक साईज. जर ॲटॉमिक साईज वाढला तर आयोनायझेशन एंथैल्पी काय होते कमी होते. मग आता आपण वेगवेगळ्या ॲटमची आयोनायझेशन एंथैल्पी आपण इथे बघू. तो यू नो व्हेरी वेल की काल आपण बघितलं होतं 3D सिरीज. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह दॅन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट अँड ग्रुप सेकंड. म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी. तो फर्स्ट ग्रुपचे जे एलिमेंट्स आहेत फर्स्ट ग्रुपचे आणि सेकंड ग्रुपचे ह लिना की रबसे फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर आणि याच्यानंतर येतात मग स्कँडियम, टिटॅनियम, व्हेनेडियम, क्रोमियम. बरोबर. तर आपल्याला माहिती आहे लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक साईज काय असते कमी होते. मग ॲटॉमिक साईज जर कमी झाली तो आत्ताच आपण बघितलं ॲटॉमिक साईज कमी झाली तो आयोनायझेशन एंथैल्पी काय होईल वाढेल. बरोबर. म्हणून काय होतं की जर आयोनायझेशन एंथैल्पी वाढली म्हणजे इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्यासाठी जी एनर्जी द्यायला लागत आहे ती वाढली. म्हणजे पहिले इलेक्ट्रॉन 1 रुपयात भेटायचं तर आता किती रुपये द्यायला लागेल 2. म्हणजे वस्तूची प्राइस वाढली. तर त्या दुकानातून त्या वस्तू जास्त खपेल की कमी खपेल कमी खपेल. म्हणजे त्याच्यातून इलेक्ट्रॉन इझिली निघणार नाही. म्हणजे तो इझिली इलेक्ट्रॉन देणार नाही. म्हणून या डी ब्लॉक एलिमेंटची इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी एस ब्लॉक पेक्षा कशी आहे कमी आहे. आणि म्हणून काय म्हणू शकतो इलेक्ट्रॉन देण्याच्या टेंडन्सीलाच काय म्हणतात इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह नेचर. म्हणून डी ब्लॉक ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणजे कोणते ब्लॉक डी ब्लॉक. डी ब्लॉकचं इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी कशी आहे कमी. कारण त्याच्या आयोनायझेशन एंथैल्पीची व्हॅल्यू कशी आहे जास्त. ठीक आहे. देन ग्रुप फर्स्ट अँड सेकंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडिशन दे फॉर्म. ठीक आहे. आपण कालच बघितलं कधी कधी ते आयोनिक बॉन्ड बनवतात तर कधी कधी ते कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल and covalent bond is formed by sharing of electron present in the orbital. तो आपण बघितलं आहे की ते कधी कधी आयोनिक बनवतात तर कधी कधी कोव्हॅलेंट. डिपेंडिंग अपॉन दॅट कालच आपण बघितलं लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये ते कोणते बॉन्ड बनवतात आयोनिक बॉन्ड आणि हायर ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कारण इलेक्ट्रॉन काढायचा आयोनिक बॉन्ड साठी इलेक्ट्रॉन कम्प्लिटली ट्रान्सफर करावा लागतो आणि जर 5 इलेक्ट्रॉन काढायचे असेल तर एनर्जी खूप जास्त पाहिजे. एवढी एनर्जी देऊ शकत नाही. म्हणून लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट्स आर ड्यू टू द आयोनिक बॉन्ड अँड हायर ऑक्सिडेशन स्टेट्स आर ड्यू टू द कोव्हॅलेंट बॉन्ड. ग्रेट कॉन्सेप्ट नेहमी लक्षात ठेवायचा. द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज फील्ड 4f ऑर्बिटल्स. तो जे थर्ड त्याचे इलेक्ट्रॉन जे आहे
4f ऑर्बिटल्स मध्ये असतात. तर हे आपण नंतर बघणार याच्याबद्दल. सो दिस इज अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ आफ्टर स्टडिंग दॅट 4f ऑर्बिटल, आता याच्यामध्ये काय आहे, हे 4f ऑर्बिटलचं काय कॉन्सेप्ट आहे मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे. आता आपल्याकडे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्याकडे वेगवेगळे सिरीज आहे. स्काय लॅक, ठीक आहे, शिकलो आपण. त्याच्यानंतर सांगा ती जरा हाफ रफ, आणि इकडे आपण शिकलो होतो झिंक कडे मर्क्युरी सेना. या सिरीजचं नाव ठेवलं होतं आपण ट्रान्झिशन सिरीज. ही आहे फर्स्ट, ही आहे सेकंड, ही आहे थर्ड आणि ही आहे फोर्थ. इथंच नाव आहे 3D सिरीज, 4D सिरीज, 5D सिरीज आणि 6D सिरीज. आणि यांचे ॲटॉमिक नंबर आहे फ्रॉम 21, 22 आणि हा 30. याचा आहे 39, हा 40 आणि हा 48. याचा आहे 57, याचा 72 आणि हा आहे 80. याचा आहे 89, हा 104 आणि हा 112. हे त्यांचे ॲटॉमिक नंबर्स. तर याच्यात तुम्ही बघू शकता याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आर्गॉन 80, 3D1, 4s2, बरोबर. मग इथे 3Dच आहे, इथे आहे 4D1, 5s2, क्रिप्टॉन 36. परंतु लॅन्थेनमचा आहे झेनॉन 54, 4f0, 5D1, 6s2. म्हणजे आतापर्यंत तिथे कधीही 4f आली नव्हती. इथून सुरुवात झाली काय याची, 4f. याचं राहील रेडॉन 86, 5f0, 6D1, 7s2. आणि याच्यानंतरचे एलिमेंट्स मग कशात ऍड होत जातात, 4f. कुठपर्यंत, 58 to 71. याच्यात पण कुठून 80, 89, त्याच्यानंतर 90 to 103. तो जेव्हा 72 नंबरचा एलिमेंट असेल तो 4f मध्ये ऑलरेडी किती एलिमेंट, किती इलेक्ट्रॉन असेल, 40. 10, 72 तर लांब झाला, पण हा डी ब्लॉकच आहे ना. कुठून कुठपर्यंत, 57 to 80. त्याच्यानंतर 39 to 48, 21 to 30 आणि हा 89 to. तो हे जे आहे 104 to 1112, 72, these are the D ब्लॉक. परंतु यांच्यामध्ये जेव्हा आपण टॉप टू बॉटम जातो तो आपण बघतो आउटर मोस्ट शेल, याची 4, याची 5, याची 6 आणि याची 7. शेलचा नंबर वाढत आहे. आपण जर यांचा पिरियड नंबर लिहिला, पिरियड, तो हा 7 पिरियड, हा 6, हा 5 आणि हा 4. तो जसं जसं आपण टॉप टू बॉटम जाऊ त्यांचा आउटर मोस्ट शेलचा नंबर वाढत आहे. परंतु याच्यामध्ये इथून इथे गेलो, यांच्याकडे पण डीएस होती, यांच्याकडे पण डीएसपी, एसपीडी, एसपीडी होती. परंतु ऐसा पहली बार हुआ है की कोण आई है, ऍप, जी याच्या अगोदर कधीच आली नव्हती. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण टॉप टू बॉटम जातो तर ॲटॉमिक साईज काय होते, वाढते. टॉप टू बॉटम जातो तर ॲटॉमिक साईज वाढते, बरोबर. व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हॉट हॅपन, ॲटॉमिक साईज इन्क्रीजेस, बरोबर. परंतु जेव्हा आपण कुठे जातो, टॉप टू बॉटम, ॲटॉमिक साईज वाढला, मग आयोनायझेशन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू काय व्हायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. आयोनायझेशन पोटेन्शियल व्हॅल्यू शुड इन्क्रीज, बरोबर. म्हणून आपण फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज मधून सेकंड येऊ, ॲटॉमिक साईज वाढेल, सो आयोनायझेशन पोटेन्शियल डिक्रीज. फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड येऊ तर काय होईल, ॲटॉमिक साईज इन्क्रीज, तो आयोनायझेशन पोटेन्शियल शुड डिक्रीज. तो एक कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा, टॉप टू बॉटम आयोनायझेशन पोटेन्शियल शुड डिक्रीजेस and atomic size increases. परंतु इथे पहिल्यांदा कोण आलेली आहे, ऐसा पहली बार हुआ.
और एफ का जो शेप होता है वो होता है डिफ्यूज्ड। जैसे आपको डिफ्यूजन पता होगा, जैसे डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरा मूव करना। डिफ्यूज लाइट जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप टॉर्च मारेंगे यहां से निकलते हुए कितना सा लाइट निकलेगा और आगे जाके सेपरेट हो जाएगा। उसी तरह ये मतलब फ्यूज और ये मतलब डिफ्यूज्ड। ऐसा मतलब फ्यूज और ऐसा मतलब डिफ्यूज्ड। तो पहले क्या था कि वहां पे मैक्सिमम फ्यूज भी थे, डिफ्यूज नहीं था। यप का शेप, एक बात ध्यान में रखना है, यप का जो शेप है वो कैसा है? यप का शेप डिफ्यूज। यप का शेप कैसा है बच्चों? डिफ्यूज। एंड एज द शेप ऑफ एफ सबशेल इज डिफ्यूज शेप। कैसा शेप है एफ का? डिफ्यूज। एफ का शेप डिफ्यूज होने की वजह से क्या होगा? ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सिक्स्थ शेल उसकी आउटर मोस्ट शेल है। लेकिन ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ, थर्ड, टू एंड दिस इज वन। तो ये कौन सी शेल है बच्चों? फोर्थ। और ये जो फोर्थ शेल यहाँ पे है, कौन सी शेल? फोर्थ शेल। इस फोर्थ शेल में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ शेल में जो 4f है वो कैसी है? डिफ्यूज्ड। इसके पहले नहीं थी, ऐसा पहली बार हुआ। डिफ्यूज्ड होने की वजह से ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के तरफ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा कि कम होगा? ठीक है, उधर एक है, इधर एक है, बराबर। अब क्या हो गया? एक बच्चा इधर है, एक बच्चा उधर है। अब क्या होगा बताओ? पहले उनके बीच में पर्दा लगा है ऐसा, बराबर। अब पर्दा क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो इसका उसके तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? डिफ्यूज्ड। फ्यूज रहा तो कम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उसी तरह यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल। 4f आने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा। तो जब भी हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से कहा जाते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 4D से कहा जाते हैं, तो क्या हो रहा है? शेल बढ़ रही है, इसकी आउटर मोस्ट 5 थी, इसकी 6। शेल बढ़ रही है तो आउटर मोस्ट शेल बढ़ रही है, तो एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पहली बार कौन है? ये एफ, जिसका शेप कैसा है? डिफ्यूज्ड, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा। तो शेल बढ़ रही है तो समझो एटॉमिक साइज कितने से बढ़ा? 1। और यप आई है इसलिए एटॉमिक साइज कितने से कम हुआ? 1। तो चेंज कितने से हुआ? तो इसी वजह से व्हेन वी मूव फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, देयर इज नो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। देयर इज इंक्रीज इन शेल बट देयर इज नो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, दैट इज द ग्रेट कॉन्सेप्ट ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ सबशेल। So when we move from second transition series to third transition series, there is no increase in atomic size. Great concept ये लिख लेना, ठीक है? When we move from second transition series to third transition series, there is no increase in the atomic size. There is no increase in the atomic size due to diffuse shape of which subshell? F subshell. F subshell के diffuse shape की वजह से उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा नहीं। देयर इज नो इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है, अब एटॉमिक साइज तो नहीं बढ़ा, इसलिए इनके और इनके एटॉमिक साइज लगभग कैसे रहेंगे? सेम। और एटॉमिक साइज अगर सेम रहे तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी कैसी रहेंगी? सेम। और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, दो भाई दिखने में सेम है, कपड़े सेम पहन रहे, आंखें सेम है, कलर सेम है, हम उनको क्या कहते हैं? ट्विंस। तो ये भी कौन हो गए? ट्विंस। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विंस। दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विंस। क्यों हम उन्हें केमिकल ट्विंस कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उनका क्या सेम है? एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इनको केमिकल ट्विंस कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को। अब केमिकल ट्विंस तो कह लिया हमने,
और कुछ कह लेंगे, ठीक है। देखो अभी एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है। इसके न्यूक्लियस के ऊपर 39 पॉजिटिव, लेकिन इसके 57। एटॉमिक साइज सेम है, मतलब सेम डिस्टेंस पे खड़े हैं दोनों, लेकिन ये 50 से, ये कितने से खींच रहा, 57, और दूसरा कितने से खींच रहा, 57, और एक 39। कौन ज्यादा खींचेगा, 57। मतलब क्या होगा, ज्यादा खींचेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी भी, तो किसको ज्यादा लगेगी, इसको, 57 वाले को। मतलब इसकी आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा। एक्चुअली टॉप टू बॉटम आयनेशन पोटेंशियल शुड डिक्रीज, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दैट आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ionization enthalpy increase due to diffuse shape of absorption. Due to diffuse shape of absorption. क्लियर है यहाँ तक? तो ये है 4f के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलो आगे। तो अब ये आयनेशन एंथैल्पी के बारे में, 4f ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसका ऐसा हो गया ना, इसलिए वो क्या करके नहीं रखता, पकड़ के नहीं रखता। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करके नहीं रखता। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ देयर व्हाट पर्टिकुलर डिफ्यूज शेप एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, a greater amount of energy is required to ionize the elements of the third transition series, and so ionization enthalpy of the elements of third transition series are much more higher than the first and second. But because when we move from second to third, ionization enthalpy increases. Why increases, do you understand? So this is about the ionization enthalpy. ये हरी वाली 5D सीरीज की है, 4D एंड 3D। तो 3D सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एंथैल्पी फर्स्ट गोज ऑन डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस एंड एंड, ठीक है। तो अभी हम क्या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप अगर देखेंगे हम, जैसे क्या ये हैप्नियम का ग्रुप अगर देखेंगे, तो ये फर्स्ट की है, सेकंड की, और ये थर्ड की। थर्ड की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। सेकंड से ये रेड वाला कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट, ये और ये, ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकंड से जब थर्ड जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। आयनेशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल। तो इसने गलत कलर यूज किया। ये देखो 3D का कलर कौन सा होना चाहिए, रेड, है ना। और 3D के एलिमेंट्स कौन है, स्कैंडियम। तो इनकी सबसे फर्स्ट से सेकंड डिक्रीज, बट सेकंड टू थर्ड इंक्रीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब किसका, हैप्नियम। अरे स्काई ब्लैक, टी जरा हाफ, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले कौन है, स्कैंडियम, टिटेनियम, इनकी सबसे कलर गलत हो गए वहां पे, समझ गए, डू यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज अबाउट द विच ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। चलो आगे। तो दिस इज अबाउट द विच एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटालिक कैरेक्टर, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देना है तो निकालने के लिए एनर्जी कम लगनी चाहिए। तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम, तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। सो मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनेशन एंथैल्पी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। Ionization metallic character is inversely proportional to the ionization enthalpy and directly proportional to the atomic size. तो लो आयनेशन एंथैल्पी, इनकी आयनेशन एंथैल्पी कैसी है, कम। लो आयनेशन एंथैल्पी and vacant d orbitals in the outermost shell are responsible for the
मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। हार्ड नेचर हमने कल ही देखा था, हार्ड नेचर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक मेटालिक बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स डी सबशेल। ठीक है, सो द हार्ड नेचर ऑफ दिस एलिमेंट सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. This is possible due to the presence of unpaired electron in these elements. Nearly all the transition metals have simple hexagonal close pack structure. हमने solid state में इसको पढ़ा है. They have the which structure? HCP, hexagonal close pack structure, cubic close pack और body centered close pack. ऐसे इनके अलग अलग structures इनमें होते हैं. Next, melting point steadily increases up to D5. Have you seen? Because the number of unpaired electron goes on increases, and then chromium, molybdenum and tungsten show highest melting point. Manganese का melting point exceptionally low हो गया था. Next, manganese and technetium display anomalous values, मतलब exceptional values melting point. With increase the atomic number, melting point decreases regularly. So we have seen already that points related to the, these are the values of their ionization enthalpy, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. यू नो वेरी वेल, अगर हमारे पास Fe डाई पॉजिटिव है, हमारे पास तो तीन टाइप के सब्सटेंसेस है. ठीक है, कौन से? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? लेस. फेरोमैग्नेटिक मोर, और डायमैग्नेटिक जीरो. बराबर. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, जैसे मैं Fe डाई पॉजिटिव की बात करूं, Fe का एटॉमिक नंबर है 26, आर्गॉन 80, 3d6, 4s2. समझो डाई पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2. फिर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6. 1 2 3 4 5 6. कितने अनपेड है? 4. सो इट इज फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, इसको परमानेंट मैग्नेटिज्म रहता है. ये जब तक मैग्नेट के कांटेक्ट में है तब तक मैग्नेटिक रहता है, उसके बाद मैग्नेटिज्म लूज करता है. ये जिंदगी में मैग्नेटिक नहीं रहता. ठीक है, सो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये देखो, फेरो मैग्नेटिक हैविंग द मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक. अब इसमें क्या है, कंपाउंड में बहुत सारे मैग्नेटिक हैं, बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो जो फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें से कुछ ने डायरेक्शन चेंज कर ली. अब इतने सारे सब जा रहे हैं अनपेड, अब उन्होंने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर ली. मतलब एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड. मतलब 10 अपवर्ड और 10, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म क्या हो गया? 0. तो वो हो गए एंटी फेरो. फेरो के एग्जैक्ट अपोजिट हो गए. सो दीज आर व्हाट? एंटी फेरो. आप बोलेंगे फिर डायमैग्नेटिक में इसमें क्या फर्क है? डायमैग्नेटिक में ओरिजिनली अनपेड है ही नहीं, इसमें है, लेकिन टाइम पे क्या चेंज कर ली? डायरेक्शन. ठीक है, सो एंड दिस इज द फेरी. फेरी में क्या है? 10 अपवर्ड, मतलब इसमें भी बहुत अनपेड है, लेकिन 10 में से 3 क्लॉकवाइज और 3 नहीं, 10 में से 3 क्लॉकवाइज और 7 एंटी क्लॉक. तो 3 क्लॉकवाइज को कैंसिल कितने किया? 3 एंटी क्लॉकवाइज. 3 और 3 गए कितने? 6. लेकिन एंटी क्लॉकवाइज थे कितने? 7. उसमें से गए कितने? 3. तो बचे कितने? 4. अब भी 4 एंटी क्लॉकवाइज है या 4 क्लॉकवाइज है, तो उनकी वजह से क्या होगा? अभी मैग्नेटिज्म. सो दीज आर कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. So depending upon that, substances are divided into how many type? 3 type. One is the ferromagnetic, anti-ferromagnetic, ferrimagnetic. What happens when magnetic field is applied to the substance? हमने देखा है, it may be magnetic, ferromagnetic, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, anti-ferromagnetic or ferrimagnetic. So paramagnetic we already seen. ठीक है. The compound of transition element exhibit the magnetic properties due to the unpaired electrons. Substances which are attracted towards magnetic field are paramagnetic, and which are repelled are diamagnetic. Some substances are attracted very strongly, that is ferromagnetic. Have you seen? Next, paramagnetism, ferromagnetism is due to the presence of unpaired electron. So ferrous, cobalt, nickel are ferromagnetic. Feconi,
ध्यान में रखना कैसे फेरोमैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या प्रैक्टिकली उनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म पाया जाता है, सो दे आर पैरामैग्नेटिक, सॉरी व्हाट फेरो. When magnetic field is applied externally, all the unpaired electron in these metals are their compound align in the direction of applied magnetic field, and these metal can be magnetized. मतलब इनको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है. Each unpaired electron gives rise to the क्यों आता है, हर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म. Each unpaired electron gives rise to small magnetic field due to its spin angular momentum and orbital angular moment. Already we have seen the formula. म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू. और हमने देखा भी है कि जितने अनपेड रहेंगे उतने पॉइंट समथिंग उसकी क्या रहती है, मैग्नेटिक मोमेंट, वेयर स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस इन बोर्स मैग्नेट्रॉन. जैसे एक अनपेड है तो 1.732, टू अनपेड है तो 2.828, ऐसा हो जाता है वो. तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिज्म. ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस. अब ये क्वेश्चंस तो हम नहीं लेंगे, ठीक है. सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ये देखो एक अनपेड है तो 1 पॉइंट समथिंग, दो अनपेड है तो 2.84. तो इस तरह उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की क्या निकाली जाती है, वैल्यू. कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में थोड़ा बहुत क्या आता है, डिफरेंस, ठीक है. सो वो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली कुछ ने पेयर अप कर लिया तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज, ठीक है. नेक्स्ट कलर. तो 15 मिनट का टॉपिक है कलर, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं कलर को. कोई भी सब्सटेंस को कलर क्यों दिखता है. अब मेरा कलर लाइट अगर मेरे ऊपर रेड कलर का गिर रहा है तो इसका टी शर्ट का कलर थोड़ा बहुत कैसा दिखेगा, रेड. व्हाइट लाइट गिर रहा है तो व्हाइट. अब क्या है, अंधेरे रूम में अगर हम खड़े रहेंगे तो हमारा कोई कलर नहीं दिखता. तो किसी भी सब्सटेंस का जो कलर है, दैट कलर इज नॉट ड्यू टू इट्स कलर, इट्स कलर इज ड्यू टू द लाइट विच इज इंसिडेंट और फॉलिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो लाइट में भी फिर दो चीजें होंगी. जैसे लाइट इसके ऊपर गिर रहा है तो लाइट गिर के अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा इसका क्या कलर है. लेकिन लाइट अगर गिर के उसको ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें उसका क्या दिखेगा, कलर. तो कोई भी चीज का कलर कौन सा कलर है, जो चीज का लाइट उसने, जो कलर का लाइट उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट. सो कलर ऑफ द सब्सटेंस इज द कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दैट सब्सटेंस. जो रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर रहेगा वही उस सब्सटेंस का क्या रहेगा, कलर. अब कौन सा लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमें पता है डी सबशेल दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल और दूसरी होती है नॉन एक्सियल. हैव यू सीन द टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल. और हमने देखा है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तब हमने देखा था कि वो दो इसमें स्प्लिट अप होते हैं. और हमने वहां पे भी देखा था कि डी डी ट्रांजिशन, जो लोअर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है हायर डी, और उसको वहां से बाहर जाने के लिए क्या लगती है, एनर्जी. और वो एनर्जी बहुत कम रहती है क्योंकि दोनों की शेल भी सेम होती है और सब शेल भी सेम है ना. अभी कैसा है शेल, शेल मतलब शेल को हमने कंपेयर किया था किसके साथ, सिटी के साथ. नहीं, सिटी के साथ नहीं किया था, कॉलोनी के साथ. सब शेल को हाउस के साथ और रूम को ऑर्बिटल के साथ. अब मुझे बताओ, शेल डिफरेंट है मतलब कॉलोनी डिफरेंट है, हाउस डिफरेंट है मतलब सब शेल डिफरेंट है, और ऑर्बिटल डिफरेंट है मतलब रूम. तो मैं अगर कहूँ दो शेल डिफरेंट है मतलब दो कॉलोनी, तो दो कॉलोनी के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा. लेकिन शेल सेम है लेकिन सब शेल डिफरेंट है मतलब दो हाउस डिफरेंट, एक ही कॉलोनी के दो घर है तो उनके बीच का डिस्टेंस शेल के कंपैरिजन में कम. और दो ऑर्बिट, अभी शेल भी सेम है मतलब कॉलोनी भी सेम है, सब शेल भी सेम है मतलब घर भी सेम है. अब रूम डिफरेंट है तो सबसे कम डिस्टेंस क्या के बीच का रहेगा, रूम्स के बीच का. मतलब ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिस्टेंस है या एनर्जी गैप है वो शेल के कंपैरिजन में, सब शेल के कंपैरिजन में सबसे कम. और इसीलिए एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों 3D रहेंगी, हमने देखा था सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी थी, सेम. एनर्जी ऑफ ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर सेम. और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता था, जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी.
लेकिन जब उसको लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाना है T2G से EG, तो उसको क्या लगेंगी बच्चों? एनर्जी। और ये एनर्जी जो उसको लगेंगी टू जंप फ्रॉम T2G टू EG, बराबर, क्या लगेंगी उसको? एनर्जी, बराबर। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? T2G से EG। अब ये एनर्जी, ये भी 3D है और ये भी 3D है, शेल भी सेम, सब शेल भी सेम, इसलिए ये एनर्जी गैप बहुत कम, इसलिए कम एनर्जी लगेगी। और कम एनर्जी वाला लाइट मिलता है कौन से रीजन में? विजिबल रीजन, विच इज 400 टू 680 नैनोमीटर, 680 और 780 नैनोमीटर, ये रेंज में रहता है, बराबर। अब इतना कम एनर्जी का लाइट कौन से रीजन में मिला? विजिबल। और विजिबल रीजन में कितने कलर होते हैं? विद गौर 7 कलर। अब ये रेंज है, मतलब उसमें इतने वैरायटी के लाइट मिलेंगे। अपन कपड़े लेने जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि मुझे 151 का शर्ट दिखा, ऐसे बोलते क्या? आजकल कैसा है, जब भी जनरली लेडीज जब खरीदने जाती है कपड़े, तो क्या होता है, लेना कितना होता है? 1, और वो बेचारे को दिखाने को कितने लगाते हैं? 100, बराबर। अब 100 में से, ठीक है, अब उनको पता है कभी कभी तो वो एक भी नहीं खरीदते, इसलिए वो पहले पूछ लेते कौन से रेंज में दिखाओ। तो अपन ऐसे बोलते क्या? 551 का बता, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं? 500 से 1000 के बीच में दिखा, ठीक है। तो 500 से 1000 के रेंज में कोई भी एक नंबर का हम खरीदेंगे, 700 का खरीदेंगे, 750 का खरीदेंगे, 800 का खरीदेंगे, 951 का खरीदेंगे, 1000 का खरीदेंगे, कोई भी एक नंबर का खरीदेंगे। उस रेंज में सारे खरीदेंगे क्या? नहीं। सेम इज द कंडीशन हियर, इस रेंज का लाइट उसको चाहिए, लेकिन उस रेंज में तो इतने वेराइटी ऑफ लाइट्स है, वेराइटी ऑफ कलर के लाइट है, तो सारे कलर के लाइट एब्जॉर्ब करेंगे क्या? नहीं। तो वो जो खरीदेंगे, एक खरीदेगा और बाकी के रिफ्लेक्ट। सेम इज द कंडीशन हियर, इसमें से एक कलर का लाइट वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब, और बाकी के कलर के लाइट रिफ्लेक्ट, बराबर। तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर रहेगा वही उस कंपाउंड का क्या रहेगा? कलर। तो यहाँ पे कलर स्फीयर है, शायद हमने ये देखा होगा, ठीक है, ये है कलर स्फीयर। इसमें होता है वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और इसकी वेवलेंथ होती है 400 से, इसकी होती है 430, 480, क्यू हाथी, सॉरी 690, ऐसी इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है जो हम बाद में देखेंगे। तो ये अलग अलग, समझो उसने येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया तो उसका कलर दिखेगा वॉयलेट, अगर ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर दिखेगा? रेड, क्योंकि ये कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो आजू बाजू के भी थोड़े बहुत एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसके अपोजिट वाला एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए उसका कलर ये रहेगा। इसलिए कलर ऑफ द लाइट, color of the substance is the color of the light which is reflected by that substance, and कौन सा substance reflect करेगा वो डिपेंड करता है उसने कौन सा absorb, जो absorb किया उसके कॉम्प्लीमेंटरी कलर का वो दिखेगा। ग्रीन absorb किया तो रेड, ब्लू absorb किया तो ऑरेंज, ऑरेंज absorb किया तो ग्रीन, हाँ सॉरी ब्लू, वॉयलेट absorb किया तो येलो, येलो एब्जॉर्ब किया तो, समझ गए। और ये कब होगा? जब वो कलर एब्जॉर्ब करे, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब कब करेगा? जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और हमने उसी दिन देखा था यहां से इलेक्ट्रॉन वहां जाने के लिए इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन कब शो करेगा? जब उसके पास कम से कम एक तो भी क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, या कौन सी ऑर्बिटल? वैकेंट डी ऑर्बिटल, देन एंड ओनली देन इट कैन जंप, समझ गए। तो इसीलिए कोई भी कंपाउंड शो करने के लिए, कलर शो करने के लिए भी कंडीशन है, देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट डी ऑर्बिटल,
then and only then it can show color, otherwise it is colorless. So you can write the same condition for the compound to be colored. So there should be at least one unpaired electron. There should be at least one unpaired electron or vacant d orbital for the compound to be colored. उसके पास कम से कम एक तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, क्या दिखने के लिए? कलर दिखने के लिए. तो ये कंडीशन है फॉर द कंपाउंड टू बी कलर्ड. तो देखो, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड. ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल. When the atoms are free or isolated, सभी all the 5d orbitals have same energy. In complexes, they are surrounded by solvent molecules or ligand. And as principal quantum number of d orbital is same, the amount of energy required for the transition is quite small. And that energy is available in which region? Which region? Visible region. Sol is absorption of radiation having certain wavelength from which region? Visible region. Observed color of compound correspond to the complementary color of the substance absorbed. ठीक है. और if red light is absorbed, चेक करो, then transmitted excess to the color and the spectrum of particular blue. देखो रेड का ब्लू है क्या? ग्रीन है. ठीक है. तो ये देखेंगे उसमें हम वो कलर स्पीयर में. तो दिस इज अबाउट दैट. द आयंस हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस. जिसमें अनपेड नहीं है वो कैसे है? कलरलेस. एंड फॉर एग्जाम्पल Cu डाई पॉजिटिव 3d10. तो ये देखो, इसमें VBGYOR. तो वॉयलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज और ग्रीन का रेड. तो यही है. ठीक है. और 650, 400, 475, 510 ये अलग अलग जगह अलग अलग दिए है. सो डोंट वरी. कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डिपेंड्स अपॉन द लिगैंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. वो एनर्जी गैप कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा उसको कौन से आयन लगे हैं. तो ये कलर के बारे में है. बट दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड, डोंट वरी. ये कलर के बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे. तो कलर उसके क्या कलर रहेंगे वो ज्योमेट्री के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रही तो लिगैंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस. तो Eg ऊपर जाता है, T2G नीचे इन ऑक्टाहेड्रल. बट इन टेट्राहेड्रल इट कम इन बिटवीन द एक्सिस. तो इन बिटवीन द एक्सिस वाला कौन है? T2G. T2G ऊपर जाता है और Eg नीचे. तो दिस इज अबाउट दैट. ठीक है. इसके बाद कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस में भी अराइजेस ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर. ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है? जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन बीच में खड़ा रहेगा, बीच में रहेगा. हम शो करते हैं भाई बीच में रहेगा. भाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या घूमना छोड़ देगा? नहीं, वो तो घूमते रहेगा. तो कहाँ घूमेगा? इसका एक हिरवा, एक इसका नहीं कि इसका है. किधर घूमेगा बताओ? तो एक चक्कर इधर से नहीं, एक चक्कर इधर से. अब क्या होता है? हम बोलते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. मतलब क्या परमानेंट उधर ही जाके रहेंगे क्या? नहीं. तो जब उधर चक्कर मारने जाएंगे तो इसकी -2, लेकिन इधर जब चक्कर मारने जाएंगे तो इसकी +1 या +2 जो भी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहेंगी. और इसकी ऑक्सीडेशन चेंज होगी क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. पहले इधर -1 था, अब उधर +1 हो गया. बराबर. जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? चेंज. और अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो कलर भी उसका रहेगा. इसीलिए MnKMnO4 में अगर हम देखेंगे तो इसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. और +7 में Mn+7 में D के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है. तो उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो dd ट्रांजिशन नहीं शो करेगा. लेकिन ड्यू टू द विच स्पेक्ट्रा चार्ज ट्रांसफर, सारे थोड़ी ऑक्सीजन के पास जाएंगे साइमल्टेनियसली, कुछ तो रहेंगे Mn के पास. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल शो द dd ट्रांजिशन एंड इट विल बी कलर. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ये MnO4. इट शोज द पर्पल कलर दो इट हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और D0. तो इसको कहते हैं कौन सा स्पेक्ट्रा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. दिस इज अबाउट द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल. ये स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव कलरलेस, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0. इसके पास 1 है तो पर्पल, 0 है तो कलरलेस, 2 है तो ग्रीन, 3 है तो वॉयलेट एंड सो ऑन. These are the color of which metal?
ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज, ठीक है। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ड्यू टू डी transition, also depends upon the nature of light and geometry of the complex. We have seen that everything related to the color of what? Color of transition metal. So this is about the color of transition metal. अब ये कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है, तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल के बारे में अभी हमने देखा है। नेक्स्ट तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हम कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।